मिशन पूर्वांचल पर निकली प्रियंका गांधी आज मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाती हुई नजर आई। अपने इस दौरे में प्रियंका मंदिर मजार हर जगह माथा टेकती हुई नजर आ रही हैं। विधि विधान से शक्ति पूजा के जरिए प्रियंका ने जीत का आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने भदोही में सीता समाहित स्थल पर जाकर भी पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मौलाना इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर भी चादर चढ़ाई है। तो प्रियंका अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपना रही हैं तो साथ ही साथ मजार के दर्शन करना भी नहीं भूल रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अपने कोर वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकती हैं। और कांग्रेस की जो सेकुलर छवि है और जो बीजेपी का वो वोट बैंक है जो उसकी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से जो है नाराज रहता है, उसको साधने की कोशिश है। तो ऐसे में प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ मजार पर भी चादर चढ़ाना नहीं भूली। प्रियंका ने क्या लिखा है जरा आपको दिखाते हैं। प्रियंका ने लिखा है कि यहाँ पर आकर मुझे पूर्वजों के पन्ने से मिलकर बहुत खुशी हुई है। और इससे पहले प्रियंका गांधी ने भदोही पहुंचकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि 2 साल का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ बातें हैं, जमीन पर ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं। रिपोर्ट कार्ड जो है जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया। और हमारे संवाददाता मिर्जापुर से मोहित राज दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो प्रियंका गांधी के इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं। मोहित, आपसे समझना चाहेंगे, खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका के इस मिशन में खलल उस वक्त पड़ गया जब वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर बाहर निकल रही थी और कुछ लोग वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल, विंध्यवासिनी मंदिर में जब वो पहुंची तो दर्शन कर रही थी और दर्शन के दौरान ही आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के। वो नारे लगातार लगा रहे थे, मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो लगातार पूजा करती रही, आरती करती रही और आरती करके वो उसी दरवाजे से निकली जिस दरवाजे से वो गई थी। वहाँ पर कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की और जिस तरीके से विजिटर बुक में उन्होंने हस्ताक्षर किया और लिखा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने पुराने परिवार के पंडों से मुलाकात कर रही हूं और जय माता जी करके उन्होंने बाकायदा लिखा प्रियंका गांधी वाटा। तो कुल मिलाकर एक उस पीढ़ी में भी वो आ गई जहां पर मोतीलाल नेहरू आया करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि राहुल गांधी के लिए विशेष पूजा विंध्यवासिनी मंदिर में की जा रही है। एक पंडित जी हैं जो विशेष पूजा इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी हरा पाए और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। जी तो विशेष पूजा अर्चना जो है राहुल गांधी के लिए वहां पर कराई जा रही है। मोहित, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि मिशन पूर्वांचल में 6 सीटों पर नजर है अपने इस प्रयागराज और वाराणसी के दौरे पर प्रियंका की। सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रही हैं, माता के दर्शन कर रही हैं। जय माता दी अपने जो नोट लिखा उन्होंने पंडों से मुलाकात करने के बाद, पूजा करने के बाद उसमें लिख रही हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लाल रंग की साड़ी में प्रियंका गांधी जो हैं वो पहुंची मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए और लिखा कि जो उनके पूर्वजों के पंडे जो थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके जो पूर्वज थे वो भी यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते रहे, तो उनके परिवार के जो पंडे थे उन्होंने उनके साथ पूजा अर्चना की। तो उन्होंने कहा इनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। तो जब ये तस्वीरें जनता के बीच पहुंच रही हैं तो प्रियंका सिर्फ यहाँ पर इन 6 सीटों पर जो है वो केंद्रित नहीं है, बल्कि प्रियंका ये संदेश देना चाहती हैं उन लोगों को, विपक्ष के उन तमाम नेताओं को जो सवाल उठाते थे कि राहुल और प्रियंका जो हैं वो मंदिरों से, हिंदुत्व से इतने दूर क्यों रहते हैं। तो ये जवाब राहुल गांधी ने पिछली बार दिया था जब वो गुजरात में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में नजर आए थे। जिस तरह से उन्होंने शिव के धाम जाकर दर्शन किए थे और अब आपके सामने प्रियंका मंदिर मजार पर माथा टेकती हुई नजर आ रही हैं।
और आइए अब आपको बताते हैं कि आज रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं भी चौकीदार जो पूरी मूवमेंट शुरू की गई है बीजेपी की तरफ से, जो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको जानकारी देते हैं। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं, 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। और न्यूज नेशन से खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार चोरों को पकड़कर देश में वापस ला रही है और ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रकाश जी, पहले चाय वाला और अब चौकीदार मुहिम, किस रूप में देखें इसे? ऐसा है, कांग्रेस गरीबों का हमेशा अपमान करती है, मेहनत से कमाने वाले की बेइज्जत करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बिना मेहनत का दलाली का पैसा आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम गरीब की इज्जत करते हैं, गरीबी से ही लोग हमारे नेता आए हैं ऊपर। और इसलिए चाय वाला कहना, नीच कहना, फिर पकौड़े वाला करके मजाक उड़ाना, और फिर अब चौकीदार की मजाक उड़ाना। चौकीदार तो चोरों को भगाता है, और चौकीदार आया इसीलिए चोर भाग गए, उनको भी वापस ला रहे, चौकीदार ही पकड़ के ला रहे। और देखो, मिशेल को लाया, दीपक तलवार लाया, राजीव सक्सेना लाया, अब मल्ल्या का भी प्रत्यार्पण मंजूर किया कोर्ट ने, और अब नीरव मोदी पर भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। तो ये जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। चौकीदार से ये डर गए हैं, इसलिए ये चौकीदार पर टिप्पणी करने लगे। लेकिन आज सारा देश कह रहा है कि मैं भी चौकीदार, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन प्रकाश जी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जो चौकीदार हैं वो सिर्फ 3-4 लोगों के हैं, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी, चौकसी। उनको कर्जा कांग्रेस ने दिया, हम पकड़ के ला रहे हैं। तो लोग समझते हैं, और इसलिए लोग आज पूरा देश कह रहा है कि मैं भी चौकीदार। यानी प्रकाश जावड़ेकर का साफ कहना है कि अब ये मुहिम बन गया है और वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो डर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। और बात देश की राजनीति के साथ साथ देश के दिल, देश की राजधानी की राजनीति की करते हैं, जहां ठंड हल्की हल्की है लेकिन राजनीति का पारा अब चढ़ने लगा है। बीजेपी अपनी मौजूदा सीटों पर सर्वे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और आप गठबंधन के फेर में फंसी दिख रही हैं। दिल्ली कांग्रेस में 2 खेमे बन गए हैं, एक आप से गठबंधन के पक्ष में है और दूसरा विरोध में। फैसला अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करना है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन पर खत लिखकर अब गेंद उनके पाले में डाल दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, ये बात अब तक साफ नहीं हुई है, पर इस गठबंधन के सवाल पर कई गांठें लगती दिख रही हैं। कांग्रेस में 2 गुट बन गए हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि गठबंधन के रास्ते खुले हैं। वहीं दूसरी ओर शीला दीक्षित समेत उनके खेमे के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गठबंधन के खिलाफ पत्र तक लिख दिया है। देखिए, ये पार्टी की इनर डेमोक्रेसी है, लेकिन जो भी निर्णय पार्टी लेगी सभी उसको मानेंगे। जो फैसला पार्टी का होगा उसको सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रोज दरवाज़ा खोलना बंद करने की बात करती है, हमने कब कहा कि दरवाजे खोलो और हमने कब कहा कि दरवाज़ा बंद करो? तो ये जो अहंकार है आम आदमी पार्टी का, और ग्राउंड रियलिटी वो भी जानते हैं कि कहाँ खड़े हों। तो हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बाकी जो निर्णय पार्टी का होगा उसको स्वीकार करेंगे। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आप नेता गोपाल राय ने साफ कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि कई मौकों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि गठबंधन से कोई परहेज नहीं है। उधर दोनों पार्टियों के बीच मध्यस्थता कराने वाले भी सामने आने लगे हैं।
एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक दोस्ती कराने की पेशकश की। दिल्ली में 12 मई को चुनाव है, लेकिन अब भी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है और आम आदमी पार्टी के मुताबिक अब बहुत देर हो चुकी है। गठबंधन को लेकर कांग्रेस उलझी सी नजर आ रही है, अपने बीच में ही राह बटी हुई नजर आ रही है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जरूरत अपने घर को सुधारने की है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित बख्शी दिल्ली की राजनीति पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, साफ हो गया है आप पूरी कोशिश में थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए और कांग्रेस लगातार जो है वो कोल्ड शोल्डर दे रही थी, तो कांग्रेस की क्या ये वेट एंड वॉच पॉलिसी थी, रणनीति थी कि जानबूझ के गठबंधन तो करेंगे लेकिन पूरा वक्त लेंगे, ऐसा नहीं शो करेंगे कि हम बहुत ललायत हैं इस गठबंधन के लिए? और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस जो है वो अपने आंतरिक झगड़ों में उलझ गई है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि आप अलायंस के लिए आइए, देश का मामला है, ये बार बार दलील दी जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो माकन और शीला दीक्षित दो खेमों में फिर से बटी हुई नजर आ रही है। चाको जो है वो प्रभारी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अलायंस हो जाए, अलायंस से ही भाजपा को हराया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ एक शीला दीक्षित हैं और उनका पूरा खेमा है, वो पुराने पूर्व मंत्री, वो पुराने पूर्व विधायक जो ये चाहते हैं कि ये अलायंस ना हो, क्योंकि यही वो वोट बैंक है जिसको हासिल करने के लिए दोबारा शीला दीक्षित को लाया गया है। और उस पर अगर दूरगामी परिणाम देखे जाएं तो अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होता है तो कांग्रेस पार्टी के एक धड़े को लगता है कि वो जो वोट बैंक है अपने पास लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वापसी की कोशिश की जा रही है, वो फिर से शून्य हो जाएगी। चलिए, तो देखने की कोशिश है कि आपके साथ कांग्रेस का हाथ होगा या नहीं, या फिर यहाँ पर क्या स्थितियां बनती हैं, और अगर ये दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो क्या आपकी छवि को नुकसान नहीं होगा और कांग्रेस का वोट बैंक उसे छिटकेगा नहीं? क्या लड़ाई बीजेपी वर्सेस अदर्स नहीं हो जाएगी जो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगी? इन तमाम चीजों पर अभी माथापच्ची जो है वो चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब से करीब 1 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस पर नजर न्यूज नेशन की बनी होगी। ये बैठक आपको बता दें सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक बीजेपी ने एक भी नाम घोषित नहीं किया। अब से कुछ देर में बीजेपी की जो बैठक होगी उसकी बड़ी बातें आपको बता दें। थोड़ी देर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है जहां पहले चरण में मतदान है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम होंगे। पहली लिस्ट में पश्चिम यूपी, उत्तराखंड, बिहार के नामों का ऐलान संभव है। पहले दौर के नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सोमवार की बैठक टाल दी गई थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यूपी कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी की तो पहली लिस्ट का इंतजार है, तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट जो है वो निकल चुकी है। 5 लिस्ट आ चुकी हैं, लेकिन रिवाइज भी हो रही है कांग्रेस की लिस्ट जो है। बार बार नए नाम जुड़ते हैं, घटते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जो हैं वो जुड़ गए हैं। विकास, सत्तारूढ़ पार्टी को आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? अपने सांसदों के किए गए कामों पर भरोसा नहीं है कि जो है पहली लिस्ट जारी करने में भी इतनी देरी कर रही है पार्टी? देखिए, बीजेपी की शुरू से रणनीति रही है। बीजेपी हमेशा से पहले दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम को देख लेती है और उसके हिसाब से फिर अपने गणित को बैठाती है और जोड़ तोड़ कर लेती है। और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि एक बार अगर लिस्ट निकाल दी जाए, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाए, तो फिर इसको रिवाइज करना पड़े। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे रोक रखा। हालांकि बीच में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, इसलिए उसकी घोषणा नहीं हो सकी। और आज केंद्रीय चुनाव समिति की फिर से बैठक जो है उसका टाइम तो 5:30 का है, लेकिन लगता है कि वो देर से ही शुरू होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की भी मीटिंग आज बुलाई गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वहां के दोनों उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रभारी जेपी नड्डा सब लोग मौजूद हैं। तो पहले यूपी के कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक लगभग 3 चरण के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज बीजेपी कर देगी। प्रियंका गांधी मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची और वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा कराने वाले पंडित से न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे ने बात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सियासी दौरे पे हैं। इसी दौरान उन्होंने विंध्याचल देवी पहुंचकर दर्शन किया। मेरे साथ उनके कुल पुरोहित खुद मौजूद हैं, सुमित पांडे जी। सुमित पांडे जी, प्रियंका गांधी जी की पूजा आपने कैसे की?
वो आई, पहले तो मंत्रों द्वारा शुद्धि कराया गया उनका, उसके बाद संकल्प करा के, क्योंकि पूजन के पहले संकल्प का विधान है। उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में ले गए, उनको दर्शन कराया, षोडशोपचार पूजन से विधिवत पूजन कराया गया, आरती कराया गया। उसके बाद माँ का आशीर्वाद दिलवाया गया उनको। एक सुहागन औरत को चुंदरी उड़ाई जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि वो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं इस समय, तो इसलिए उनको हमने चुंदरी उड़ा के माँ का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद वो आई यहाँ मंदिर में बैठी हमारे, और क्योंकि उनके पूरे वंशज के जो भी आते हैं वो सब यहाँ बैठते हैं आके और इस पे लिखते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया आके और उनको आशीर्वाद दिलाया गया। कुछ पूजन राहुल जी आए थे तो संकल्प कराया गया था उनका, तो उसके विषय में जब हमने कहा कि राहुल जी का तंत्रोक्त पूजन यहाँ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी उसको करते रहिए, जब मैं फिर आऊँगी तो उसकी पूर्णाहुति करूँगी। प्रियंका जी ने और कुछ कहा आपसे? कहा कि पंडित जी और कोई ज़रूरत होगी तो आप कभी भी हमसे आके मिल सकते हैं। और जो देखिए रजिस्टर बुक की हम बात करें तो उन्होंने प्रियंका गांधी ने देखी, जो आपको न्यूज़ नेशन खासतौर पे दिखा रहा है कि आज की डेट है, और नीचे उन्होंने लिखा है कि आज यहाँ आकर अपने पूर्वजों के पंडा से मिलकर और सबकी श्रद्धा का एहसास होते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। जय माता जी, प्रियंका गांधी वाड्रा। तो यही वो विजिटर बुक है जिसमें प्रियंका गांधी ने अपना संदेश दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पंडित जी की प्रियंका गांधी की आपने पूजा करा दी, तो क्या माना जाए कि ईश्वर की भक्ति से सियासी शक्ति उनको मिल जाएगी? हम हिंदू धर्म इसी पे टिके ही हैं कि भगवान की श्रद्धा और विश्वास मानने वाला आगे बढ़ा है। आज तक का इतिहास है, जो भी गद्दी पे बैठा है वो बगैर ईश्वर के आराधन का आगे नहीं बढ़ा है। वो या तो पापी बढ़ा है या तो श्रद्धावान बढ़ा है, दो ही बड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम आपको खास तौर पे दिखा रहे थे कि प्रियंका गांधी का जब यहाँ पे दौरा हुआ तो उन्होंने किस तरीके से पूजा अर्चना की और किस तरीके से विजिटर बुक को उन्होंने नाम लिखा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।